वायरल होने के लिए आए हो? मेरे घर में कोई किसान नहीं है, ना मेरे पिताजी किसान है, ना मैं किसान हूँ। क्या मैं देश के किसान का अनाज नहीं खाता? खाता हूँ ना, आप भी खाते हैं। आप तो पत्रकारिता करते हैं, फिर भी आप यहाँ आए हैं, ठीक है ना। आप तो किसान नहीं है ना, तो ऐसी मैं भी किसान नहीं हूँ मेरे भाई। पढ़ा लिखा आदमी बोलेगा नहीं, लिखेगा नहीं, तो आपके और हमारे ऊपर चाय वाले और समोसे वाले ही राज करेंगे। राइट टू स्पीच का अगर अधिकार है तो बोलिए, राइट टू फ्रीडम का अगर अधिकार है तो छीनिए। देश से हमारे से कोई आजादी छीन नहीं सकता। ये अधिकार हमारे को हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन देता है, हमारे देश का लॉ देता है। बोल के गया कि आप बीजेपी के बंदे हो, आरएसएस के बंदे हो, ऐसे इल्जाम अक्सर लगते रहते हैं क्या? देखिए, मैं सिर्फ अपने देश का बंदा हूँ, ना मैं किसी पार्टी का बंदा हूँ, ना मैं बीजेपी का हूँ, ना आरएसएस का हूँ। और बीजेपी तो खुद अपनी नहीं है, वो तो खुद उद्योगपतियों के हाथ में बिकी हुई है। मंत्री वहाँ बोलते हैं कि हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इतनी मजबूत नहीं है कि हम सभी फसलों पर एमएसपी दे पाए। एक बात बताइए, करोड़ों रुपए का जो कार्यालय बनना है, ये आपके पिताजी दहेज में दे गए थे क्या हिंदुस्तान को? जो कार्यालय बनाए जा रहे हैं, और किसानों के लिए आपके पास पैसा नहीं है। तो एक बात मुझे बताइए, अगर पैसा नहीं है तो बंद कर दो नेताओं और सांसदों का वेतन भत्ता। अपने आप पता चल जाएगा पैसा है या नहीं है। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਕਤ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਹੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ गाजीपुर बॉर्डर ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ करानी थोड़ी समझिया। मोहित, पहले तो आपका स्वागत है और दूसरा मेरा सवाल ये है कि आप यहाँ पे आने का मकसद क्या है, कि आप किसान हैं या यहाँ पे भी वायरल होने के लिए आए हो? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे इस देश के अंदर वायरल होने का शौक नहीं है। सही, मैं आपको बताऊं कि वायरल हमारे देश के अंदर उपद्रवी बहुत हो जाते हैं, उनको वायरल करने की जरूरत भी नहीं होती। आपको एक बात बताऊं, भगत सिंह कोई वायरल बॉय नहीं थे। देश के खातिर कुर्बानी दी तो पूरा देश जानता है, समझ रहे हैं? देश का विश्व जानता है उन्हें पूरा, और वो किसी कारण से ही जानता है। जब सारा का सारा देश अंग्रेजों के खिलाफ लोहा ले रहा था, तब ये भाजपा आरएसएस वाले रानी विक्टोरिया को सलाम ठोकने में लग रहे थे। उस टाइम पे जब राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह ने फांसी खाई, अगर उस टाइम पे भी हिंदुस्तान पूरा एक होता ना, तो अंग्रेजों की औकात नहीं थी कि वो भगत सिंह के गले पर हाथ भी डाल दें, और उन्होंने उनके गले में फांसी का फंदा डाल दिया। और आपने बात करी वायरल की। मेरे घर में कोई किसान नहीं है, ना मेरे पिताजी किसान है, ना मैं किसान हूँ। क्या मैं देश के किसान का अनाज नहीं खाता? खाता हूँ ना, आप भी खाते हैं। आप तो पत्रकारिता करते हैं, फिर भी आप यहाँ आए हैं, ठीक है ना। आप तो किसान नहीं है ना, तो ऐसी मैं भी किसान नहीं हूँ मेरे भाई। मैं आपको एक बात बता दूं कि वायरल होने का हमें कोई शौक नहीं है, और हम तो चाहते हैं कि हमारा मुंह चुप हो जाए, हमारा मुंह बंद हो जाए, हमें बोलने की जरूरत ही ना पड़े। हमारे देश का हर एक नागरिक खुशहाल रहे, हमारे देश के किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो, परेशानियां ना हो, हमारे देश की बहन बेटियां रातों को रोडों पे सुरक्षित घूम सकें, तो हमें और आपको बोलने की जरूरत नहीं है। और आप क्या समझ रहे हैं, अगर पढ़ा लिखा आदमी बोलेगा नहीं, लिखेगा नहीं, तो आपके और हमारे ऊपर चाय वाले और समोसे वाले ही राज करेंगे। तो इसलिए अगर लोकतंत्र में रहते हैं तो उसका इस्तेमाल कीजिए। राइट टू स्पीच का अगर अधिकार है तो बोलिए, राइट टू फ्रीडम का अगर अधिकार है तो छीनिए। देश से हमारे से कोई आजादी छीन नहीं सकता। ये अधिकार हमारे को हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन देता है, हमारे देश का लॉ देता है। ये अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर मैं मोहित दी एजुकेशन की गल करा तो मैं तुहानू दस देवां कि लो कर रहे ने, 3rd ईयर च है। रोहित, इस तो इलावा आरएसएस का इल्जाम लग्या, हुणी तुसीं भी उरे सीगे, कोई आया और आपको बोल के गया कि आप बीजेपी के बंदे हो, आरएसएस के बंदे हो, ऐसे इल्जाम अक्सर लगते रहते हैं क्या? देखिए, मैं सिर्फ अपने देश का बंदा हूँ, ना मैं किसी पार्टी का बंदा हूँ, ना मैं बीजेपी का हूँ, ना आरएसएस का हूँ। और बीजेपी तो खुद अपनी नहीं है, वो तो खुद उद्योगपतियों के हाथ में बिकी हुई है, तो वो क्या हम जैसे लोगों को लेगी, समझ रहे हैं? और मैं आपको एक बात बता दूं, सुनिए, हमें अगर हम बीजेपी के बंदे होते, आरएसएस के होते, तो हम कभी भी किसान आंदोलन में, जिस टाइम पे 26 जनवरी जो देश का 72वां गणतंत्र दिवस था,
उस दिन हम कभी भी किसान आंदोलन में नहीं जाते। ना तो भाजपा आरएसएस के साथ हैं और ना कभी होंगे, क्योंकि वो व्यक्ति जो मेरे भारतवर्ष में रहकर मेरे भारतवर्ष को बांटने का प्रयास करेगा, मेरे भारत देश के अंदर नफरत फैलाने का प्रयास करेगा, हम उस व्यक्ति का ना कभी साथ दे सकते हैं और ना कभी आगे देंगे। आप लाल किला गए हैं? गए हैं लाल किला? तो आपने देखा होगा कि लाल किले का गेट कितना बड़ा है। वो लाल किले का गेट इतना बड़ा और इतना पावरफुल है कि जिसको सिर्फ तोप के जरिए ही तोड़ा जा सकता है। तो देश की सरकार के होते हुए, पुलिस कर्मियों के तैनात होते हुए, आर्मी ऑफिसर्स के तैनात होते हुए उपद्रवी लाल किले के अंदर कैसे घुसते हैं, बताइए आप मुझे। तो ये सरकार देगी ना इस सवाल का जवाब, आप और हम तो दे नहीं सकते। दूसरी बात, आप मुझे एक बात बताइए, देश के अंदर इंटरनेट सेवा बंद करने का मतलब क्या है? आप एक बात मुझे बताइए, इंटरनेट सेवा आपने बंद कर दी, बात तो बंदा फोन के जरिए भी कर सकता है। मतलब इंटरनेट सेवा बंद करने का मकसद आपका क्या है कि अगर कोई घटना किसी व्यक्ति के साथ घट रही है तो वो उसकी वीडियो बनाकर वायरल नहीं कर सकता, यही तो मकसद है ना। तो आपने इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई, जिस कारण देश की दलाल मीडिया घर बैठ के लोगों का माइंड वॉश करने लग गई। इन लोगों की साजिश थी कि दीप सिंधु जैसे कई लोग किसानों के भेष में किसान आंदोलन में घुसे, किसान ट्रैक्टर मार्च में घुसे, जिन्होंने देश के 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश की किसान की शांतिपूर्ण परेड को उपद्रवियों के तौर पर उसको आक्रोशजनक बनाया और देश के किसान को बदनाम करने की कोशिश इनके द्वारा की गई, जो कोशिश पूर्ण रूप से असफल और नाकाम होती हुई नजर आई। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि दीप सिंधु की फोटोज, वीडियोस लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। अगर दीप सिंधु लाइव वीडियो नहीं करता तो किसी को पता ही नहीं चलता कि वो दीप सिंधु था, समझ रहे हैं। लेकिन अब तक दीप सिंधु गिरफ्तार नहीं किया जाता, लेकिन देश के किसान के ऊपर एनआईए जांच करने के लिए तुरंत पहुंच जाता है। वो तो उनपे भी हो रही है। तो देश दीप सिंधु को क्यों नहीं ढूंढा जा रहा अब तक? आखिर है कहां वो? भाई, भारतवर्ष के अंदर हर जगह बीजेपी की ज्यादातर सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के साथ ताल्लुक रखते हैं, गृह मंत्री बीजेपी से ताल्लुक रखता है, तब आप उसे नहीं ढूंढ पा रहे दीप सिंधु को, तो आप कैसे ढूंढेंगे? आप तो कहते थे ना कि आपके हाथ में पावर दीजिए, आज तो पावर आपके हाथ में है, ढूंढिए उपद्रवियों को और दीजिए सजा। क्यों नहीं देते सजा? इसलिए नहीं देते कि उपद्रव करने वालों के संबंध आपकी पार्टी से होते हैं। बलात्कार करने वाला अगर गरीब हो तो फांसी के तख्ते पर लटका दो, और वही बलात्कार करने वाला भाजपा का एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर हो, चिन्मयानंद हो, नित्यानंद हो, राम रहीम हो, आसाराम हो, तो बैठाल के जेल की रोटी खिलाते रहो, है ना? ऐसा ही है ना कुछ। शारदा चिटफंड घोटाले के सबसे बड़े आरोपी मुकुल राय अगर भारतीय जनता पार्टी शामिल कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो वो गंगा से भी पवित्र हो जाते हैं, और अगर दूसरे दल में होते हैं तो वो विरोध में होते हैं। टिकैत साहब के आंसू आपको झूठे नजर आ जाते हैं। संसद में जब योगी महाराज रोते हैं तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? वो झूठ में नहीं रोते, वो तो केस को लेके ही रो जाते हैं। तो उनके भी आंसुओं के लिए पूछ लीजिए, आप क्यों रो रहे हैं? 56 इंच वाला जब भावुक हो जाता है तब भी नहीं पूछते आप कि आपका तो 56 इंच है, कैसे रो रहे हैं आप? लेकिन वो भी रो जाते हैं, उनसे भी नहीं पूछा जाता। लेकिन टिकैत साहब अगर रो जाते हैं किसान को लेकर तो सबको दुख और दर्द हो जाता है। अरे किसान के लिए दुख दर्द हर किसी के मन में है, मेरे भी दिल में है। क्या जब मेरे घर के अंदर कोई घर से किसान होगा तभी मैं उठ के आऊंगा? मेरी औकात नहीं है 200 रुपए किलो आलू खरीदने की, शायद आपकी होगी। मेरे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नमक तेल रोटी खाकर अपना और अपने परिवार का घर का खर्चा चलाते हैं, और सरकार उनकी थाली से नमक तेल और रोटी छीनना चाहती है, जो हरगिज नहीं होगा। आप इस देश में चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में देश के तमाम किसानों को बलि का बकरा नहीं बना सकते। और आप इस काले कानून को अगर वापस ले लेंगे, एक कानून अगर भारतवर्ष के अंदर वापस हो जाएगा तो क्या आफत आ जाएगी? मुझे ये बताइए ना, कोई आफत आ जाएगी? देश की सरकार छोटी हो जाएगी? देश की सरकार, किसानों की नजर में सरकार की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी अगर वो इस बिल को वापस ले लेते हैं। क्योंकि अगर आप गाजीपुर बॉर्डर देखें तो ज्यादा से ज्यादा समर्थक भाजपा के हैं, जो भाजपा को छोड़कर यहाँ पर आए हैं सिर्फ किसानों के खातिर। समझ रहे हैं? हाँ, मुझे एक बात बताओ, आप लॉ कर रहे हो, इस कानून को आपने अच्छे से पढ़ा होगा। मान लेते हैं कि ये कानून आपके कहने के मुताबिक, किसानों के कहने के मुताबिक गलत है, इसमें जो नहीं सही बातें, इससे पहले भी, इस कानून के आने से पहले भी किसान आत्महत्या कर रहा था। क्या आपको नहीं लगता कि उसमें
कृषि क्षेत्र में सुधार की जरूरत थी या कोई कानून लाने की जरूरत थी, या फिर जैसे चल रहा था 70 साल से वैसे ही चलता रहे? देखिए, कभी आपने अपने जहन के अंदर प्रश्न सोच के देखा? पंजाब से आते हैं, हरियाणा से? पंजाब से आते हैं ना, तो आप एक बात मुझे बताइए, कभी आपके जहन में ये प्रश्न आया है कि इस देश के अंदर आत्महत्या करने वाला किसान ही क्यों होता है? आत्महत्या करने वाला कोई व्यापारी या बिजनेसमैन भी तो हो सकता है। छोटे व्यापारी भी आत्महत्या करते हैं। सुनिए, बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन क्यों आत्महत्या नहीं करता? अरे भैया, विजय माल्या के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया था, आपने देखा देश के ऊपर, लेकिन वो देश का पैसा लेके और फुर हो गया, उसने तो आत्महत्या नहीं करी। मेहुल चौकसी देश का करोड़ों रुपए लेकर भग गया, उसने आत्महत्या नहीं करी। नीरव मोदी देश का करोड़ों रुपए लेके भग गया, उसने आत्महत्या नहीं करी। शायद अगर मैं आपसे एक प्रश्न करूं तो आप उसका जवाब नहीं दे पाए। आपको याद नहीं होगा कि इस देश के अंदर अंतिम बार आत्महत्या किस बड़े बिजनेसमैन ने करी थी, नहीं बताना आपको। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस देश के अंदर किसान ने कब आत्महत्या करी, तो अगर आप इस आंकड़े को देखें तो हर दिन देश के अंदर 8 किसान आत्महत्या करते हैं। अगर इसके अंदर आप दिहाड़ी मजदूर को जोड़ दें तो ये आंकड़ा 16 के पार चला जाता है। समझ रहे हैं? तो आप ये सोचकर देखिए, देश का किसान इसलिए आत्महत्या करता है, उसके पीछे रीजन और कारण ये है कि अगर देश के भगोड़े देश से लाखों करोड़ों रुपया, खरबों रुपया लेकर चले जाते हैं तो उनको लेकर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं बोलते। लेकिन अगर देश का किसान बैंक से 10,000 15,000 रुपए उधार ले ले तो उसकी संपत्ति को, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाता है। जबकि वो छोटा किसान जिसके पास उसकी जमीन एकमात्र साधन है, अगर वो ही छीन जाएगी तो वो अपने परिवार का पालन पोषण भरण कैसे करेगा? और आपको पता है किसान बैंक का कर्जा कब नहीं चुका पाता? जब उसके खेत में बारिश नहीं होती। समझ रहे? और अगर इस बारिश को लेकर प्रधानमंत्री से सवाल कर लेंगे ना, तो प्रधानमंत्री इतने कलाकार आदमी है, वो कह देंगे मेरे को वोट दे दो, मेरे पास ऐसा बांस है जो अगर आप आसमान में करूंगा तो बारिश भी हो जाएगी। आप शेख सिल्ली को सुन लो या मोदी महाराज को सुन लो, दोनों एक ही हैं। शेख सिल्ली कहता है कि वो बांस तू मेरी खोर में ही रखता है, और वो कहता है बांस मेरे पास है। समझ रहे हैं? तो देश के अंदर किसान इसलिए ही आत्महत्या करता है कि अगर भगोड़े लाखों करोड़ रुपया ले जाएं तो उनको लेकर कोई बात नहीं की जाती, लेकिन किसान 10-15 हजार रुपए उधार ले ले तो बैंक वाले उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं, जिस कारण देश का किसान आत्महत्या करता है। देश के प्रधानमंत्री जी लॉकडाउन से पहले कह रहे थे, भाइयों बहनों मित्रों, नीरव मोदी आ रहा है, न जाने पैदल आ रहा है जो अब तक पहुंचा ही नहीं। समझ रहे हैं? तो वो पैदल ही आ रहा है, वो पहुंचेगा भी नहीं कभी। इन जो किसानों की जो मांगे हैं उसमें एमएसपी का बात है। जब लास्ट मीटिंग में बात होती है तो मंत्री वहां बोलते हैं कि हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इतनी मजबूत नहीं है कि हम सभी फसलों पर एमएसपी दे पाए। हाँ, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी मजबूत नहीं है। तो जो आप हराम का बैठ के वेतन भत्ता ले रहे हैं, वो रेल मंत्री जिसने रेल डुबा दी है, तो वो काय बात का वेतन भत्ता ले रहा है? ये बताइए ना मुझे। एक दिन के लिए मंत्री बन जाओ तो मुफ्त की पेंशन चाहिए है, एक दिन के लिए नेता बन जाओ तो सारी जिंदगी ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए। आपके बाप दादा हिंदुस्तान दहेज में लेके आए हैं जो इसे लूटे जा रहे हैं, और किसानों के लिए आपके पास पैसा नहीं है, है? ये जो आप एक बात बताइए, करोड़ों रुपए का जो कार्यालय बनना है, ये आपके पिताजी दहेज में दे गए थे क्या हिंदुस्तान को? जो कार्यालय बनाए जा रहे हैं, और किसानों के लिए आपके पास पैसा नहीं है। तो एक बात मुझे बताइए, अगर पैसा नहीं है तो बंद कर दो नेताओं और सांसदों का वेतन भत्ता, अपने आप पता चल जाएगा पैसा है या नहीं है। किसानों के लिए ही पैसा नहीं है, बाकी सब चीज के लिए पैसा है। और एक बात और कहना चाहूंगा, हालांकि ये मसला नहीं है, लेकिन एज अ लॉ स्टूडेंट आज जो इस देश की कंडीशन है, इसका सबसे बड़े जिम्मेदारी का कारण यही है कि देश के अंदर क्लब खोल दिए जाते हैं, मॉल खोल दिए जाते हैं, पब खोल दिया जाता है, बार खोल दिए जाते हैं, लेकिन देश की राजधानी के अंदर हो या देश के तमाम जगह, उत्तर प्रदेश हो या तमाम जगह हो, वहां पर स्कूल अभी भी बंद है। स्कूल क्यों नहीं खुले? मतलब कोरोना का कीड़ा जो है वो स्कूल के अंदर ही बंद है कि स्कूल का गेट खोलेंगे तो बाहर आ जाएगा। उसके पीछे कारण ये है कि अगर पढ़ेगा इंडिया तो भाजपा से सवाल पूछेगा इंडिया, और जिन सवालों के जवाब इनके पास नहीं है। जय हिंद, जय भारत। मोहित, आखिरी सवाल। अभी भी देख रहे हैं कि आपकी हर बात पे तालियां बज रही हैं। मैं देख रहा था लोग सेल्फियों की लाइन नहीं टूट रही। क्या कोई वोटों में भी खड़ा हो सकता है? कोई कहीं टिकट भी मिल सकती है, टिकट लेके राजनीति में आ सकता है? एक बात मुझे बताइए। नहीं, इसमें गलत भी क्या होगा अगर आ जाओगे? मेरा सवाल है कि आओगे?
सुनिए मेरी बात सुनिए, अभी मेरी उम्र बहुत छोटी है और इस बात के लिए मैं कभी सोचता भी नहीं हूँ। और मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर मेरे देश, मेरा सीना जो है, अगर देश के किसान के खातिर अगर मैं शहीद हो जाता हूँ तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है और इस तोहफे को हम कबूल करेंगे। अगर किसान के खातिर शहीद होते हैं या अपने भारतवर्ष के खातिर शहीद होते हैं तो ये सबसे बड़ा तोहफा है। ये सबसे बड़ा तोहफा है कि अगर ये सीना अरुणाचल प्रदेश पर चाइना के सैनिकों को भगाने के अगर काम आता है तो हम लोग उनमें से नहीं है कि सलवार कमीज पहन के भाग जाएंगे, पीछे हट जाएंगे। हम लोग आगे खड़े होंगे और सबसे आगे खड़े होंगे। और अगर देश के किसान के ऊपर भी आंच आएगी तब भी हम हटने वाले लोगों में से नहीं है, क्योंकि ये देश हमारा है। जब हमारे घर की छत से पानी टपकता है तो हम अपने घर की छत का भी इलाज कराते हैं। तो हमारे लिए पूरा हिंदुस्तान हमारा घर है और उस घर के अंदर अगर नफरत फैलाई जाएगी तो हम उस नफरत का भी इलाज करेंगे। अपने हिंदुस्तान के अंदर कभी बंटने का प्रयास नहीं करने देंगे। जय हिंद, जय भारत। भारत की फौज में भी क्या कभी हिस्सा लेने की या शामिल होने के लिए कागज भरे? बिल्कुल, अगर कद काठी को ना देखा जाए और अगर फिजिकल ना हो तो हम आज भी भारत माँ की हिफाजत करने के लिए, और ये हमारा सौभाग्य होगा कि हम अगर अपनी भारत माँ की हिफाजत करें, क्योंकि जिस भारत माँ का हम इतने सालों से नमक खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, और अगर हमें मौका मिले उस भारत माँ का कर्ज अदा करने का तो हम लोग पीछे हटने वालों में से नहीं है। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी कि अगर हमारा शरीर तिरंगे में लिपट कर आएगा, क्योंकि आप जिस देश के किसान को बता रहे हैं कि आतंकवादी पाकिस्तानी और खालिस्तानी है, जिसको आप तिरंगे का सम्मान सिखा रहे हैं, उन्हीं के बेटे तिरंगे में लिपट कर आते हैं, तो इन्हें तिरंगे का सम्मान मत सिखाइए प्रधानमंत्री जी। ये तिरंगे से बेहद प्रेम करते हैं, ये अपनी माँ से ज्यादा अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं, जिन्हें किसी को सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਮੋਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਉਹ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੱਸੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ਮ ਨਾਗਰਾ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ।